चलो बता देना कल कहाँ तक हम लोग किए थे, ठीक है। ये नहीं कह रहे थे नहीं। चलो लास्ट सेक्शन है ये आपका, जितने 10 20 25 क्वेश्चन है शायद। सो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर using the code given below. Proxy server provide TCP IP address. Proxy server process client request by forwarding the request to other server. So पहली चीज प्रॉक्सी सर्वर अपने आप में ये है, प्रॉक्सी सर्वर क्या है, ठीक है। देखो यहाँ पे जो करेक्ट इसका आंसर है दैट इज ओनली टू इज करेक्ट, ठीक है। रीजन इज कि प्रॉक्सी सर्वर आपको आईपी एड्रेस नहीं देता है। प्रॉक्सी सर्वर क्या है, प्रॉक्सी सर्वर नाम में ही लिखा हुआ है प्रॉक्सी। प्रॉक्सी मतलब क्या होता है, वर्चुअल टाइप की कोई चीज जो मेरी जगह पे कोई और नहीं, अटेंडेंस हम लोग को भाई प्रॉक्सी लगा देना कि मेरी जगह पे तुम अटेंडेंस मार देना, मैं नहीं भी हूं तो दैट्स द टर्म प्रॉक्सी। और सर्वर, सर्वर से क्या करोगे, आप कोई रिक्वेस्ट डालते हो इंटरनेट को, मान लो कोई इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए होगा तो आप सर्वर से लोगे जहां पे वो डेटा सिचुएटेड है। तो प्रॉक्सी सर्वर करने का काम मतलब नाम क्या कर रहा है कि ये एक्चुअल सर्वर नहीं होगा, बट इट विल एक्ट लाइक अ सर्वर, राइट। तो ये प्रॉक्सी सर्वर नाम से आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि आईपी एड्रेस प्रोवाइड करने का काम प्रॉक्सी सर्वर का नहीं होता। प्रॉक्सी सर्वर क्या करता है, प्रॉक्सी सर्वर इज लाइक अ एजेंट, ये एजेंट की तरह काम करता है। जब आपने रिक्वेस्ट भेजा तो रिक्वेस्ट भेजोगे तो वो रिक्वेस्ट डायरेक्टली सर्वर के पास नहीं जाएगा, वो प्रॉक्सी सर्वर उस रिक्वेस्ट को लेगा और वो प्रॉक्सी सर्वर देन रिक्वेस्ट फ्रॉम द एक्चुअल सर्वर जहां पे भी डेटा लोकेटेड होगा। वो डेटा जब आएगा तो वो डेटा डायरेक्टली आपके सिस्टम में नहीं आएगा, दैट विल डेटा विल कम टू प्रॉक्सी सर्वर और प्रॉक्सी सर्वर फिर उसको वापस अपने पास लेके आएगा और वो आपके आपके पास पहुंचाएगा। तो वो आपका जो बेसिक आइडिया होता है वो होता है प्रॉक्सी सर्वर का, ठीक है। आईपी एड्रेस देने का काम कोई भी प्रॉक्सी सर्वर नहीं करता है, ये आप क्लियर रखेंगे। इंटरनेट प्रोटोकॉल वो दूसरे तरीके से काम करेगा। ये इसके अलावा अगर दूसरा ऑप्शन है आपका कि प्रॉक्सी सर्वर प्रोसेस क्लाइंट रिक्वेस्ट बाय फॉरवर्डिंग द रिक्वेस्ट टू अदर सर्वर्स, ये तो क्लियर हो गया यहीं से कि जो आपको इसका तरीका मैंने बताया प्रॉक्सी सर्वर काम कैसे करता है। अब होता है कि भाई प्रॉक्सी सर्वर लोग यूज क्यों ही करते हैं, हम क्यों नहीं डायरेक्टली मैसेजेस को भेज सकते। तो प्रॉक्सी सर्वर एक तरीके से फायरवॉल का भी काम करता है। प्रॉक्सी सर्वर फायरवॉल का मतलब कि वायरसेस वगैरह जब आएंगी तो मान लो डायरेक्टली अगर आपके सिस्टम के साथ कनेक्शन हो जाता है सर्वर का और अगर उसको कोई अनऑथराइज एक्सेस करेगा तो डायरेक्टली आपके सिस्टम पे इंपैक्ट पड़ेगा। तो इसीलिए प्रॉक्सी सर्वर का एक लेयर दिया जाता है ताकि कोई भी अगर अनऑथराइज एक्सेस हो या उस तरीके की चीजें हो, अनवांटेड हो, तो पहले प्रॉक्सी सर्वर को इफेक्ट करे, आपका सिस्टम सेफ रहे। हाँ ये अलग बात है कि प्रॉक्सी सर्वर का लोगों ने यूज करना स्टार्ट कर दिया फॉर मास्किंग ऑफ आईपी। प्रॉक्सी सर्वर को लोगों ने चेंज किया, इसका पर्पस वो नहीं था, बट इसको लोगों ने दूसरे तरीके से चेंज किया कि अच्छा, इसको इसको लोगों ने दूसरे तरीके, मुझे लगा कौन कोई दिख ये नहीं रहा है ये बच क्यों रहा है, तो ये इसको लोगों ने यूज करना स्टार्ट किया फॉर द ब्लॉकिंग ऑफ आपको आईपी एड्रेसेस। तो ये काम डेफिनेटली प्रॉक्सी सर्वर कर सकता है बट आईपी एड्रेस वो बना नहीं सकता या आईपी एड्रेस वो देता नहीं है किसी को, ठीक है। वो ब्लॉकिंग के लिए काम आता है, ये चीज आप क्लियर रखेंगे। अच्छा इसके अलावा आईपी का फुल फॉर्म तो क्लियर है, इंटरनेट प्रोटोकॉल। टीसीपी का फुल फॉर्म क्या है, हाँ जी, दैट इज ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ठीक है। तो आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल, टीसीपी इज द ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। और ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल क्या करेगा, आईपी आईपी को तो आपने समझ लिया, आईपी का काम क्या है, ये एड्रेस है, ये एड्रेस एलोकेट करता है, दैट इज डन बाय दिस आईपी। टीसीपी क्या करेगा, दैट इज द ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल ऐसे समझो कि डेटा, आईपी तो आपने एड्रेस दिया ना, अब एड्रेस दोगे, मान लो हमने घर में अपने अपने एड्रेस बना रखे हैं, लेकिन एड्रेस पे जब कोई सामान डिलीवर होगा उसका एक प्रॉपर फॉर्मेट होगा कि आप कैसे डिलीवर करोगे। तो दैट इज द ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल कि डेटा जब एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर होगा तो वो किस फॉर्म में ट्रांसफर होगा, उसके क्या रूल्स होंगे, दैट इज डन बाय दिस ट्रांसफर कंट्रोल ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। तो आईपी एड्रेसिंग का काम करता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल जो है ये डिलीवरी का काम करता है, बट एक प्रॉपर तरीके से कि डेटा एक जगह से दूसरी जगह कैसे ट्रांसफर होगी, आप कैसे डेटा को ब्रेक करेंगे, कैसे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में किस फॉर्म में डेटा जाएगा, वो सारा जो आइडिया है दैट इज डन बाय दिस टीसीपी, जिसका मतलब ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ठीक है। क्लियर है यहां से, चलो क्वेश्चन 2, इनमें से कौन सा ओपन सोर्स का सॉफ्टवेयर नहीं है, सोच के देखो। ओपन सोर्स का मतलब क्या था, नहीं एक्सेस नहीं कर सकता है, उसके सोर्स कोड अवेलेबल होते हैं।
आप अपने हिसाब से उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। हाँ जी, सबसे लिनक्स तो हमने पहले ही बात करी, लिनक्स कंप्लीटली ओपन सोर्स है, उसमें कोई डाउट नहीं है। लिनक्स आपका सारा कोड अवेलेबल, आप अपने हिसाब से उसको जब जितना चाहें चेंज कर सकते हैं। दूसरा जो है ओपन ऑफिस, दिस इज नॉट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। अगर ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस होता तो फिर वो ओपन सोर्स नहीं, उसको अपने हिसाब से कस्टमाइज नहीं कर सकते। बट ये ओपन ऑफिस सॉफ्टवेयर हुआ करता था, ओपन नाम में ही इन्होंने लगा रखा है ओपन, तो उसकी वजह से ओपन सोर्स ही था जनरली। इसके बाद बचता है गूगल क्रोम और इंटरनेट एक्सप्लोरर। आप सब आपने यूज किया है, दोनों ही किया है, तो आप बताइए। पहले इंटरनेट एक्सप्लोरर करते थे, कस्टमाइज नहीं हाँ यूज करते थे ना। हाइपर बना हुआ रहता था। अभी भी इंटरनेट एक्सप्लोरर तो अभी आप चाहो तो यूज कर सकते हो, रहता है ना। मेरा पर्पस यह है कि आपने किसी को कस्टमाइज करने का प्रयास किया। क्रोम कस्टमाइज हो जाता है, थोड़ा बहुत होता है, बहुत ज्यादा नहीं होता है। हाँ, थोड़ा बहुत जो कस्टमाइजेशन का प्रोसेस है दैट कैन बी डन इनसाइड द क्रोम। इंटरनेट एक्सप्लोरर में वो बिल्कुल नहीं होता है। ठीक है, तो इनमें से जो अब बेस्ड अपॉन दिस ऑप्शन हमें इंटरनेट एक्सप्लोरर को लेके जाना पड़ेगा कि ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, क्योंकि नीचे के दो हैं, लिनक्स में नहीं है। गूगल क्रोम 100% ओपन सोर्स नहीं है, कुछ बेसिक मॉडिफिकेशन आपको अलाउ करता है, आप अपने हिसाब से उसको कस्टमाइज करा सकते हैं। इंटरनेट एक्सप्लोरर ऐसी कोई भी सुविधा आपको नहीं देता है, इसीलिए क्रोम का यूज भी थोड़ा ज्यादा बढ़ा। आप एक्सटेंशन वगैरह, बुकमार्क वगैरह ये सब अच्छे से कर लेते हैं अपने हिसाब से। ठीक है, तो ये चीज आप ये रखेंगे इसके साथ। अरे बता ही दिया नहीं। सेट ऑफ प्रोटोकॉल विच डिफाइंस ऑल ट्रांसमिशन एक्सचेंजेस अक्रॉस द इंटरनेट, अभी बताया आपको। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, अब इसी के डिफरेंट तरीके से हो सकते हैं। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल के डिफरेंट डिफरेंट वर्जन्स होते हैं। जैसे आपने पढ़ा HTTP, क्या होता है वो? जो भी रहता है उसका एड्रेस हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, यानी जब इंटरनेट से आप रिएक्ट करते हो, आप बातें करते हो, आप उसके साथ डेटा एक्सचेंज करते हो, तो उसके लिए जो प्रोटोकॉल है दैट इज द HTTP, ये उसी का एक तरीका है। इसके अलावा FTP होता है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। FTP क्या करेगा? अक्रॉस द कंप्यूटर जब आप फाइल को मूवमेंट कराते हो। ठीक है, SMTP होता है। SMTP किसी को ये यूज किया आपने? ईमेल भेजते हो तो सिंगल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, वहां पे क्या होता है? SMTP का यूज होता है। तो हर चीज के लिए एक स्पेसिफिक प्रोटोकॉल है, बट ओवरऑल जो प्रोटोकॉल है दैट इज नोन एज द TCP। ठीक है, बाकी FDDI ऐसा कुछ है नहीं ऐसा। ठीक है, IPv6 प्रोटोकॉल डिफाइंस एन IP एड्रेस। कल इसकी बात हमने करी थी IP एड्रेसेस को लेकर के। ठीक है, कि IP एड्रेसेस जो है, जो वर्जन 6 है, इंटरनेट प्रोटोकॉल का वर्जन 6 आया है, ये जो है आपका दिस इज ऑफ 128 बिट। इसके पहले जो IP4 था, ये है आपका IPv4, ये है IPv5 और ये है IPv6। ये आया नहीं बहुत ज्यादा। ठीक है, IP4 से हम सीधा जंप कर रहे हैं IPv6 पे। रीजन इज कि डेटा एड्रेसेस जो थे वो आपको कम पड़ रहे थे। नंबर ऑफ एड्रेसेस जो IPv4 में हो सकते थे वो थे 2 to the power 32। इतने सारे एड्रेसेस बनाए जा सकते थे। हाँ जी, वो आपके कंप्यूटर का सिस्टम का दिखा रहा है, ये IP एड्रेस की बात हो रही है। ठीक है, वो आपका जो एड्रेस, वो आपके कंप्यूटर के कितने बिट का है, प्रोसेस करता है, वो उसका दिखा रहा है। ये IP एड्रेस की बात हो रही है। ठीक है, IP एड्रेस जो है ये आप, IP एड्रेस इज लाइक व्हाट, ये एड्रेस है ना, ये एड्रेस है भाई। कितने कितने जितने सिस्टम कनेक्टेड है, अब धीरे धीरे मोबाइल बन गए, तो हर मोबाइल के लिए आपको अलग से IP एड्रेस लेना पड़ेगा। तो IP एड्रेस अलग, IP एड्रेस जो बढ़ रहा है आज के डेट में, एक चीज आ गया जिसको हम लोग कहते हैं IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या है, तो थोड़ी सी चर्चा करा देता हूँ यहाँ, बहुत बेसिक बता रहा हूँ। हाँ बताओ। अच्छा चलो कोई नहीं। देखो इंटरनेट ऑफ थिंग्स में, हाँ बताओ। नहीं, थिंग्स ऑफ इंटरनेट ऐसा ऐसी कोई चीज नहीं है। IoT बताओ, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ये टर्म तो सुना है? नहीं सुना? अरे बाबा, IoT में ऐसा है होगा कि पहले क्या होता था कि आपको मशीन्स जो है आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पाते थे। मशीन्स जो है आपस में कम्युनिकेट नहीं करेंगे, यहां से क्या होगा, मशीनें आपस में कम्युनिकेट करेंगी। जैसे फॉर एग्जांपल आज की डेट में ड्राइवरलेस कार आ रही है। अब ड्राइवरलेस कार आएगी, आने वाले टाइम में फ्यूचर ऐसा होगा कि आपको रोड पे बत्ती लगाने की जरूरत नहीं है, रेड व्हाइट ब्लू वाली। रेड कौन सी होती है? रेड ब्लू एंड, सॉरी रेड ग्रीन एंड येलो।
ठीक है, तो रेड ग्रीन येलो बत्ती लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वहां पे सिस्टम होगा, रखा होगा, वो अपने आप कम्युनिकेट कर देगा आपके ड्राइवरलेस कार के साथ कि भाई अब रुक जाने का है, एंड दे विल स्टॉप। तो डिवाइसेस कम्युनिकेट करेंगे। बात समझ में आ रही है? इसी को कहा गया आईपी। इसको छोटे वर्जन में लेकर के आओ। आप कह रहे हो ना, आपने ये देखा है, ये सब ऐड आता है सीरी वाला और एलेक्सा, एलेक्सा स्विच ऑफ माई लाइट्स, Play the song. ठीक है, तो प्ले द सॉन्ग तो ठीक है, वो तो सॉन्ग प्ले कर देता है। आप बोलते हो कि एलेक्सा स्विच ऑफ द लाइट्स, एलेक्सा आपकी लाइट बंद कर देती है। वही है आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। आपने एलेक्सा से बात करी और एलेक्सा ने जो है आपके लाइट से बात करी और आपका लाइट स्विच ऑफ हो गया। हाँ जी, कैसे कैसे बताऊं मैं? टेलीफोन में गूगल असिस्टेंट, हाँ जी, गूगल असिस्टेंट की तरह ही है, बट वो सिर्फ वाईफाई से कनेक्टेड है, लाइट, तो इसकी वजह से वो तो लाइट से कनेक्टेड है ना, वो वाईफाई, वो कमांड को समझ रहा है ना। जब आपने उसको कमांड दिया तो उसने कमांड को समझा, आपने उसको कमांड नहीं दिया, एलेक्सा ने उसको कमांड दिया है वो चीज करने के लिए। हाँ जी, ये इंस्टॉल्ड है, बल्ब में भी वो कनेक्टेड, सारे बल्ब में कनेक्शन दिया जाएगा। सोशल मीडिया भी यूज करते हैं तो इसके लिए अप्लाई करे वहाँ पे करना पड़ता है। तो ये देना पड़ता है, लोग टीवी यूज करते हैं। तो वही चीजें, दैट इज द आईओटी। अब मशीनें जो हैं ये आपको सीख रही है, मशीनें आपस में कम्युनिकेट कर रही हैं। आपको वो भी करने की जरूरत नहीं, आपने आप बैठे बैठे अलेक्सा से बोलो, अलेक्सा मेरा कपड़ा धो दो, ठीक है, और अलेक्सा जो है वॉशिंग मशीन में आपका कपड़ा जो है वो कर देगी। एंड दैट इज पॉसिबल। आने वाले टाइम में रोबोट्स आएंगे तो ये चल ही रहा है धीरे धीरे। तो यही जो पूरी की पूरी कहानी है, दैट इज इंटरनेट ऑफ थिंग्स की कहानी चल रही है। ये छोटे लेवल की मैंने बताई, आपको बड़े लेवल बताई, कंपनीज के बीच में भी काम हो जाएगा। कंपनी में मान लो डिफरेंट स्टेजेस में काम हो रहा है, ठीक है, कहीं पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, मान लो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन हो रहा है, जब आपका इनफ इलेक्ट्रिसिटी वोल्टेज पहुंचा तब आप बोलोगे अब मैं पावर को ट्रांसमिट करना स्टार्ट करूंगा। तो इसके लिए अभी तक जो है, मान लो नॉर्मल कंडीशन में आप ह्यूमंस का यूज होता है कि भाई वो चेक करेगा हाँ इस लेवल तक पावर पहुंचा, कर दिया। आपने उसको कस्टमाइज कर दिया, जैसे ही एक लेवल तक पहुंचेगा इट विल ऑटोमेटिकली डू द वर्क। वो इंटरनेट से कनेक्टेड है, वो सारा का सारा इन्फॉर्मेशन भी पहुंचा देगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आज हम हमारी पानी की टंकी भरती है तो चिल्लाने लगती है मैडम, नहीं आपके पानी की टंकी भर गई है, मोटर ऑफ करे। अब क्या होना, अभी अभी क्या है, पहले पहले जाके आपको बंद करना पड़ता था, नहीं अब जो है ऑटोमेटिक बंद करने वाला भी आ गया, ऑटोमेटिकली वो बंद हो जाएगा। धीरे धीरे क्या होगा उसमें कि और इंफॉर्मेशन होगी, भाई आपके पानी का लेयर कितना है, ठीक है, खत्म होगा तो ऑटोमेटिक चालू भी कर देगा, भर गया ऑटोमेटिक बंद करेगा। ये सब जो चीजें होगी, इन्हीं को कहा गया इंटरनेट ऑफ थिंग्स। वो सारा कुछ कनेक्टेड है टाइम के हिसाब से, एक दूसरे से डिवाइसेस कनेक्ट करेंगे, ठीक है। हाँ जी, खुलने वाला भी आ जाएगा, ऑब्वियसली लेवल डाउन होगा, पानी ऑटोमेटिक चालू हो जाएगा। तो वो, लेकिन यहाँ पे इंटरनेट का कनेक्शन होगा, डिवाइसेस जुड़ी होंगी एक दूसरे से। जैसे सबसे अच्छा एग्जांपल वही एलेक्सा वाला था कम में, कि सारे बल्ब कनेक्टेड है, एक डिवाइस के थ्रू सारे डिवाइसेस कनेक्टेड है, वहां एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं, ठीक है। गर्मी बढ़ी, उसने ऑटोमेटिकली एसी को चालू कर दिया, टेम्परेचर डाउन हो, उसने ऑटोमेटिकली एसी को बंद कर दिया। सो दिस इज व्हाट द आईओटी। अब ये आईओटी बढ़ रहे हैं तो आप समझो कि सबका अपना अपना आपका सबका अपना अपना आईपी एड्रेस होगा, हर बल्ब का अपना आईपी एड्रेस देना पड़ेगा, दोगे तभी तो कम्युनिकेट करोगे, क्योंकि अदरवाइज कम्युनिकेशन करोगे किसके साथ? तो आईपी एड्रेस सबका आएगा। अब सबका आईपी एड्रेस आएगा तो 2^32 जो नंबर बहुत ज्यादा लग रहा था, अब ये नंबर काफी छोटा लगने लगा। तब हमने बात करी कि भाई अब अपने को IP6 की तरफ बढ़ना पड़ेगा, एंड दिस विल गो इनटू 128 बिट्स, ठीक है। सेट ऑफ रूल्स दैट गवर्न्स डेटा कम्युनिकेशन। सबसे प्रोटोकॉल ही हम चर्चा कर रहे हैं। तो इंटरनेट में वगैरह में जो ये आइडिया, ये प्रोटोकॉल इसको इसलिए कहा जाता है कि ये एग्रीमेंट्स हैं, ये हमने एक स्टैंडर्ड एग्रीमेंट करा है, सभी कंपनी ने एक स्टैंडर्ड एग्रीमेंट किया कि भाई हम इस तरीके से बनाएंगे, इसलिए इसको क्या कहा गया, प्रोटोकॉल कहा। तो प्रोटोकॉल का जनरल मीनिंग भी यही होता है कि जब हम एग्रीमेंट करके एक रूल्स को ड्राफ्ट करते हैं, दैट इज नोन एज द प्रोटोकॉल, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट, स्लोएस्ट इंटरनेट कनेक्शन, DSL, डायल अप सर्विस, लीज्ड लाइन, केबल मॉडेम। तो ये हैं इंटरनेट चलाने के तरीके। राहुल कौन कौन सा यूज किया है बताओ? डायल-अप तो मॉडेम में ही लाता है, डायल-अप तो मॉडेम में आता था। नहीं, ये पुराना, जब आप कनेक्शन लेते थे ना पुराने टाइम में, जब टेलीफोन लाइन रहती थी और टेलीफोन लाइन के साथ आपका ये सिस्टम जुड़ा होता था इनिशियल स्टेजेस में, बाद वाला तो आपको डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन ही आ गया। जो उससे भी पुराना लाइन था दैट वाज द डायल अप सर्विस, ठीक है। उसमें क्या करना होता था, उसमें लिमिटेशन देखो, उसमें और डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन में दोनों में ही थे,
दोनों में ही जब आपके पास फोन का कनेक्शन होगा, उसी फोन के कनेक्शन के थ्रू आप इंटरनेट यूज करते थे। ठीक है, तो पहले जो है बीएसएनएल में जाके लाइन लगाना पड़ता कि सर हमारा यहाँ भेज दीजिए, वो लोग भेजता था, फिर वो लगाते थे, ये सब करते थे। डिफरेंस ये था कि जो डायल अप सर्विस था उसको जब आप यूज कर रहे हो, यानी इंटरनेट उस पर यूज कर रहे हो, तो फिर आप फोन कॉल को रिसीव नहीं कर सकते। दैट वाज द लिमिटेशन ऑफ डायल अप सर्विस, यानी एक टाइम में या तो आप इंटरनेट चलाओगे या तो फिर आप फोन चलाओगे, कॉल करोगे। बाद में चीजें इंप्रूव हुई और उन्होंने उसको कर दिया डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। ये भी फोन से कनेक्टेड था, बट एक साथ में दोनों काम हो सकते थे, दोनों एंगेज हो सकते थे। ठीक है, इसके अलावा जो केबल मॉडेम था बाद में हुआ, जो केबल वाला लाइन आता था, केबल वाला कनेक्शन आता था, उस टाइप का जो वायर आता था, उस वायर के थ्रू भी इंटरनेट चला, केबल मॉडेम, ये बात की चीज थी। और लीज लाइन जो है, लीज लाइन इज लाइक कि आप ऐसे समझो कि ये किसी ने स्पेसिफिक अपने लिए लाइन लगवाई है। ठीक है, तो लीज लाइन कोई भी कंपनी को मान लो फास्ट इंटरनेट चाहिए होगा, ठीक है, तो वो जो जनरल पब्लिक के लिए जो वायर बिछा हुआ था वो उससे कनेक्शन नहीं लेगी, क्योंकि भाई उसमें बराबर गड़बड़ी होती रहती थी। बीएसएनएल में क्या दिक्कत थी कि महीने में 10 दिन काम ही नहीं करता था, यहाँ खोद दिया वहां खोद दिया, वो चलते रहता था उनका। तो इस कंडीशन में कंपनीज क्या करती थी, कंपनीज बीएसएनएल से डायरेक्टली कनेक्शन लेती कि भाई मुझे डायरेक्ट दे दो, मेरा हिसाब चलेगा, तो दैट इज नोन एज द लीज लाइन। ठीक है, तो इसमें से फास्टेस्ट कौन सा, स्लोवेस्ट कौन सा होगा? सबसे पुराना डायल अप सर्विस सबसे पुराना था तो सबसे स्लोवेस्ट था। फास्टेस्ट होने के चांसेस आपको केबल लीज लाइन जो है उसके चांसेस ज्यादा होंगे फास्ट, क्योंकि लीज लाइन हर टेक्नोलॉजी पे काम कर सकती है। आज भी लीज लाइन का कॉन्सेप्ट है। आज जब स्पेक्ट्रम एलोकेशन होता है कि भाई कौन कौन से वेवलेंथ किसके लिए यूज होगा, तो उसमें से कुछ स्पेक्ट्रम उन्होंने स्पेसिफिक रख रखे हैं कॉर्पोरेशन के लिए, कुछ खास कंपनीज के लिए, तो दैट इज व्हाट, दैट इज टाइप ऑफ लीज लाइन। नासा वगैरह भी यूज करते हैं इनको, हमारे यहाँ डिफेंस सर्विसेज वगैरह भी यूज करती हैं इसको, ताकि उसका बाकी के साथ इंटरफेरेंस ना हो, उस फ्रीक्वेंसी पे बस वही डील करेंगे। दैट इज द एग्जांपल ऑफ दिस। ठीक है, हाँ, ये तो पहला पेज को क्या कहते हैं, फर्स्ट पेज भी है ऑप्शन। होम पेज, मास्टर पेज, फर्स्ट पेज, बैनर पेज, पक्का? या द करेक्ट आंसर इज होम पेज। जब भी आप कोई वेबसाइट ओपन करते हो, उसका जो पहला पेज आपको दिखता है नॉर्मली इसलिए ये टर्म नॉर्मली ध्यान में रखना जरूरी है। ठीक है, जो पहला पेज आपको दिखता है उसको कहते हैं, अभी तो पूरा स्टेटमेंट तो बोल लेने दो। सो दैट इज द होम पेज। ठीक है, अब है कि मास्टर पेज क्या है, एनी आइडिया? पीपीटी बनाया है कॉलेज में कभी, प्रेजेंटेशन बनाया है, पेपर प्रेजेंटेशन बनाया है, अच्छा असाइनमेंट वगैरह नहीं, गॉट इट। जैसे क्या होता है कि देखो मास्टर पेज का मतलब क्या है, अब मान लो ये फाइल मुझे बनानी है, ये क्वेश्चन वाली फाइल बनानी, तो आपको क्या लगता है कि जो भी ये फाइल को बनाते होंगे वो क्या हर बार ऐसा इसको डिजाइन करेंगे, पहले इसका ये सैंपल डिजाइन करेंगे, टू फॉर्म में जाएगा और फिर इस तरीके से राइट करेंगे? वैसा नहीं होता है, एक बार पहले मास्टर सेटअप कर दिया जाता है। ठीक है, मास्टर सेटअप में इसके जो बॉर्डर्स वगैरह देने हैं दे दिया, ठीक है, नीचे में जो एड्रेस वगैरह लिखने का है वो लिख दिया। अब क्या होगा, बस आपको थोड़े थोड़े एडिट करके चीजें करते जानी है। वैसे ही जब वेबसाइट्स भी डिजाइन होते हैं उसका एक मास्टर लेआउट डिजाइन किया जाता है। ठीक है, जो थ्रू आउट पेजेस आपको कॉमन रह सकता है, नहीं भी रह सकता है, बट वो डिजाइन किया जाता है। वो हमें जनरली नहीं दिखता मास्टर पेज, वो जो डिजाइन करता है उसको दिखता है कि ये मेरा मास्टर पेज कैसा होगा, एंड उसके बेसिस पे चलेगा। तो मास्टर पेज इज लाइक अ कंट्रोल पेज जिसके बेसिस पर उन्होंने बाकी पेजेस को डिजाइन किया है। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा फर्स्ट पेज नाम का ऐसा कोई प्राणी एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, फर्स्ट पेज नाम का कोई टर्मिनोलॉजी नहीं यूज होती है वेबसाइट के कंडीशन में। बैनर पेज एग्जिस्ट करता है। बैनर पेज क्या होता है कि मेन पेज या होम पेज के लोड होने के पहले सामने पेज खुलता है ना कभी कभी पॉपअप के टाइप से, कि आपको दिखता है डिस्काउंट, गेट डिस्काउंट का 40%, और ये सब एड वगैरह देने के लिए जो आपको दिखता है, दैट इज नोन एज द बैनर पेज। ठीक है, तो होम पेज आपका जो मेन पेज है, मास्टर पेज इसके थ्रू आपने डिजाइन वगैरह करा है, फर्स्ट पेज कुछ नहीं है, बैनर पेज इज लाइक कि आपका जो आप एड वगैरह के लिए यूज करते हो। व्हाट आर द टू पार्ट्स ऑफ ईमेल एड्रेस? सिंपल सा टर्म है ना, इसमें क्या है, यूजर नेम एंड होम एड्रेस, अपना अपना होम एड्रेस डालिए, ठीक है, तो हो गया। तो यूजर नेम एंड डोमेन नेम हम लोग यूज करते हैं। तो जो मान लो आपका पासवर्ड है, पासवर्ड नहीं, आपका जो ईमेल आईडी है, तो उसमें @ के पहले वाली जितनी कहानी है दैट इज योर यूजर नेम, और @ के बाद की जो कहानी है दैट इज द डोमेन नेम। ठीक है, उतनी सिंपल सी।
चलो एग्जांपल है यहाँ पे, डोमेन नेम ऑफ द ईमेल एड्रेस mark.stol@itdesk.info। क्या होगा इसका? .info या itdesk.info। दिस इज itdesk.info। ठीक है, सिंपल सी, इसमें भूलने का ही नहीं है, एट द रेट के बाद जो लिखा हुआ है दैट इज द डोमेन नेम। ठीक है, सिंपल सी कहानी है उसका। A database that contains the name and address of various hosts on internet। ये मजेदार है, बताओ। आईपी एड्रेस के बाद अगला जो स्टेप होता है दैट इज दिस डीएनएस। कभी आया है डीएनएस सर्वर प्रोब एरर वेबसाइट यूज करते टाइम? डीएनएस कुड नॉट बी फाउंड, आया है? .addguard करके वो यूज करते हैं, काम करता है। नहीं पापा, उस तरीके से नहीं। जैसे कई बार क्या होता है ना, आप कोई वेबसाइट सर्च कर रहे हो और उस पर ओपन करोगे, नाम डाल के डायरेक्टली क्लिक करोगे तो देगा डीएनएस कुड नॉट बी फाउंड। आया ये? वेबसाइट भी तो गवर्नमेंट बैन की हुई है। हाँ हाँ, ऑब्वियसली आता है ये। बताइए ये क्या है? डीएनएस का फुल फॉर्म ही बता दो। डीएनएस का फुल फॉर्म डोमेन नेम सर्विस है, डोमेन नेम सिस्टम। देखो, डीएनएस सर्विस नहीं है, सिस्टम है। मैंने सर्विस नहीं, डोमेन नेम सिस्टम है ये। आप क्या होता है कि इट्स लाइक जैसे आईपी एड्रेस की हमने बात करी, तो आईपी एड्रेस में क्या था? आईपी एड्रेस में नंबर्स थे। हमने कल भी बात करी थी, आईपी एड्रेस में क्या था? नंबर्स था, एक स्पेसिफिक नंबर था। लेकिन उस नंबर को याद रखना मुश्किल है। क्या है बोलो? और कोई वेबसाइट का ऐड कर सकते हैं। हाँ 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 हाँ। और क्या क्या बताइएगा? रुक जाओ, पहले जो बता रहे वो सुन लो। ये जो डोमेन नेम सिस्टम है, इसके अंदर होता क्या है कि आपका जो आईपी एड्रेस है, इंटरनेट आईपी एड्रेस को पहचानता है। क्यों? क्योंकि वो उसको डिवाइसेस से कनेक्ट करना है, उसको बिट्स में आप ट्रांसफर कर लेते हो। ये हमने बात करी 32 बिट 164 बिट, उसको ये पता है। लेकिन आम आदमी को केवल आईपी एड्रेस दे दोगे तो उसको नहीं पता चलेगा। नहीं तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको मोहल्ले का नाम रखना पड़ेगा, गली का नाम रखना पड़ेगा, गली की। तो इसी तरीके से मान लो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड लाइक द आईपी एड्रेस, और डीएनएस क्या है? डीएनएस है आपके मोहल्ले का नाम। जैसे फेसबुक है तो फेसबुक का www.facebook.com, तो ये facebook.com जो है उसका, दिस इज इट्स डीएनएस। ये उसका डीएनएस नेम है, जो ऐसा नेम जो हम सब लोग पहचान सकते हैं। नहीं, .com तो किसी भी कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन में लग जाएगा। फेसबुक जो है दैट, लेकिन उसका पूरा एड्रेस जब टाइप करोगे दैट्स इज डीएनएस नेम एक्चुअली। उसके बाद उस डीएनएस नेम को, वो आम जनता के लिए वो फेसबुक है, लेकिन इंटरनेट उसको फेसबुक के नाम से नहीं पहचानेगा। इंटरनेट उसको आईपी एड्रेस के हिसाब से जानेगा, उसका एक स्पेसिफिक आईपी एड्रेस आएगा। ठीक है, अब क्या है इन दोनों के बीच का कि ऐसे समझो कि आईपी एड्रेस जो है ये आपके नंबर्स के टर्म में ये एड्रेस गिवन है, और डोमेन नेम जो है ये नाम के हिसाब से आपको पहचान रहा है। ठीक है, तो कोई भी वेबसाइट आप बनाते हो, कोई भी वेबसाइट रहेगा, किसी भी वेबसाइट पे आप एक्सेस करते हो, आप उसको डालते हो, सोचते हो भाई ये .gov.in आपने वेबसाइट खोला, ये है उसका डीएनएस नेम। ठीक है, और उसकी मार्किंग होगी किसी ना किसी आईपी एड्रेस के साथ। तो हमको जब सिस्टम पे दिख रहा है, वो दिख रहा है, मान लो यहाँ पे क्लास प्लस ऐप चल रहा है, तो ये क्लास प्लस ऐप.com मुझे दिख रहा है, तो दैट इज इट्स डीएनएस नेम। लेकिन ये क्लास, जब कंप्यूटर इसको रीड कर रहा होगा, कंप्यूटर को जब डेटा ट्रांसफर करना होगा, वो क्लास प्लस के साथ डेटा ट्रांसफर नहीं कर रहा है, वो क्लास प्लस को पहले इसका देख रहा है कि इसका आईपी एड्रेस क्या है, इसका आईपी एड्रेस ढूंढ के निकालेगा एंड देन इसके साथ कम्युनिकेट करेगा। सो दैट्स द आइडिया कि डीएनएस और इसके बीच में। तो कई बार डीएनएस में एरर क्यों आता है कि उसका आईपी एड्रेस मिलता ही नहीं है। गवर्नमेंट क्या करते हैं? गवर्नमेंट आईपी एड्रेसेस को बैन कर देती है। वेबसाइट्स को बैन करने का मतलब वो जिस कैसे लोग कैसे चेंज कर लेते हैं। गवर्नमेंट ने कोई वेबसाइट को बैन किया और आप देखोगे कि उसका तुरंत ही कॉपी बन जाता है। सेम नाम से थोड़ा सा चेंज किया, सेम नाम से कॉपी बन गया। वो क्या होता है? वो अपना आईपी एड्रेस ही चेंज किया, अपने सर्वर का लोकेशन चेंज कर दिया, आईपी एड्रेस चेंज किया और डीएनएस के हिसाब से उसकी नेमिंग थोड़ी सी चेंज करी और काम फिर से चालू। ठीक है, लेकिन अगर वो चाहें कि मैं सेम आईपी एड्रेस से, सेम सर्वर से नाम चेंज करके चला लूं, इट विल नॉट वर्क। तो उनको क्या करना पड़ता है? अपना सर्वर चेंज करना पड़ता है, सर्वर का जो आईपी एड्रेस है उसको बदलना पड़ता है। तो ये काम यहाँ पे होता है। दिस इज व्हाट डीएनएस, दिस इज हाउ द डीएनएस वर्क्स। ठीक है, तो इट्स लाइक अ डायरेक्टरी। टेलीफोन नंबर्स हैं, बट टेलीफोन नंबर कौन सा किसका है, पुराने टाइम में ये डायरेक्टरी मिलता था ना, डीएनएस वैसा ही काम करता है। आईपी एड्रेस आपका टेलीफोन नंबर के जैसा है,
और डीएनएस जो है वो डायरेक्टरी किसके किसके नाम पे वो डीएनएस है वो है। तो हर डीएनएस का एक स्पेसिफिक डोमेन नेम हो ऐसा जरूरी नहीं है। मोबाइल के लिए आपके लिए आपका कोई स्पेसिफिक डीएनएस आपने नहीं बनाया है, लेकिन आप अगर आप वेबसाइट बनाओगे, आप कोई काम करोगे तो आपके लिए एक स्पेसिफिक डीएनएस बनेगा। तो ये ध्यान रखना, हर डीएनएस का एक प्रॉपर आईपी एड्रेस होगा, लेकिन हर आईपी एड्रेस का प्रॉपर डीएनएस हो इट्स नॉट नेसेसरी। ठीक है, अरे हर जगह लोकेशन लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड तो आएगा, घर जरूरी नहीं है कि वहां पे घर रहे ही किसी का। ठीक है, आईपी एड्रेस होगा, आईपी एड्रेस होगा, डीएनएस नहीं होगा। ठीक है, आपके मोबाइल का डीएनएस नहीं है आपके पास आईपी एड्रेस है। ठीक है, डीएनएस तब होगा जब आप कुछ बनाओगे, कुछ आप शेयर करोगे इंटरनेट पे, इन दैट केस आपका डीएनएस एक प्रॉपर तरीके से जब आप शेयर करो। चलो, वेब क्रॉलर इज ऑल्सो नोन एज, नाम सुना है ये कभी, वेब क्रॉलर? हाँ जी, चलो नहीं भी सुना तो कोई बात नहीं, ऐसे ही गेस करो। हाँ जी, बस बस उतना ही है। क्रॉलर का मीनिंग आपको पता है तो नाम इसका मान क्लियर हो जाए। अरे नहीं बाबा, स्पाई नहीं है ये। ठीक है, सो इसका करेक्ट आंसर है वेब स्पाइडर। एक्चुअली होता क्या है कि जब आप किसी चीज को सर्च करते हो, जैसे आपने सर्च किया, आपने प्रॉपर वेबसाइट नहीं डाला, आपने सर्च किया, ठीक है, कुछ भी मान लो सर्च किया, तो वो क्या करता है कि ये जो वेब क्रॉलर है ये उस नाम से रिलेटेड डिफरेंट वेबसाइट्स पे जाता है, जो भी उसको जहां पे भी डेटा मिल रहा है उस नाम से रिलेटेड, जहां पे उसको लग रहा है कि यहाँ पे इंफॉर्मेशन मुझे मिल सकता है, एंड देन वही आपको दिखाता है। जो आप जब सर्च करोगे तो आपको दिखेगा ना 10-20 पेजेस निकल के आ सकते हैं, 10-20 लिंक्स निकल के आते हैं। ये जो काम करता है दिस इज डन बाय द वेब क्रॉलर। ठीक है, आपने कुछ सर्च मारा, आपके सर्च के हिसाब से आपको सर्च रिजल्ट देने का जो काम है कि अक्रॉस द इंटरनेट वो खोज के निकालेगा कि अच्छा इन्होंने जो सर्च किया वो कहां कहां मिल सकता है। वो आइडिया वो जो काम करता है दैट इज डन बाय दिस वेब क्रॉलर, या उसी को वेब स्पाइडर भी कहते हैं। ठीक है, तो मान लो आपने जैसे ही गूगल क्रोम पे सर्च मारा, द वेब क्रॉलर ऑफ द गूगल क्रोम विल एक्टिवेट, वो खोज के सर्वर से निकालेगा डिफरेंट लोकेशन से अच्छा कहां कहां पे ये मिल रहा है और फिर आपको बता देगा। ठीक है, वेब मैनेजर वैसा जैसी कुछ चीजें नहीं होती। ये तो खैर इसका कोई यूज नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये अटेम्प्ट करना, फर्स्ट रेलवे स्टेशन इन द कंट्री टू प्रोवाइड गूगल फ्री पब्लिक वाईफाई सर्विस। ये कर लो, मुंबई था। ठीक है, ये मुंबई सेंट्रल था, नॉट, अब इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। आगे हाँ जी, अब नहीं पूछेगा मुझे नहीं लगता, रेलवे वाले पूछता है। हाँ हो सकता है, रेलवे स्टेशन है तो रेलवे वाले एग्जाम में ऐसा जीके पढ़ता, मुझे लगता है ये कहाँ से निकाला इन्होंने। ठीक है, हो जाता है, बस वही ऑप्शन रहता है। और उसमें भी ना अजीबो गरीबो रट्टा वाला एकदम पता नहीं कहाँ कहाँ से निकालते हैं वो क्वेश्चन, तो वो होता है रेलवे वाले में। खैर चलो, क्वेश्चन नंबर 13, Dash offers services such as search capability, email, news, stock price, weather information, sports and entertainment, hostel, portal, article, newspaper। ऐसा ही काम क्लियर। इस क्वेश्चन को उन्होंने बहुत टफ बनाया नहीं है। ठीक है, क्योंकि हम नॉर्मली जब हम बोलते हैं वेब पोर्टल तो काम ऐसे ही क्लियर हो जाता है। तो कहीं पे भी जहां पे बहुत सारा इंफॉर्मेशन आपको मिल रहा है, एक साथ में डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन मिलते हैं, वो टर्म इंटरनेट की भाषा में हम लोग उसको पोर्टल बोलते हैं। बाकी वो आपको न्यूज़पेपर में भी हो सकता है, न्यूज़पेपर में भी पोर्टल रहता है, यहाँ बहुत सारी चीजें आपको मिलती है, बहुत सारे एक्सेस मिलते हैं। लेकिन यहाँ पे जब बात हो रही है, क्योंकि सर्च कैपेबिलिटीज की बात हो गई, ईमेल की बात हो गई, इसलिए डेफिनेटली ये इंटरनेट की बात कर रहा है। इंटरनेट पे ही पॉसिबल है, एंड उसके लिए जो आएगा ये पोर्टल आएगा। तो जैसे ही आप आज के डेट में तो आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर या कौन सा रहा है, माइक्रोसॉफ्ट एज वगैरह भी आ रहा है, वो भी इंटरनेट पोर्टल है। आप खोलोगे, इंडियन गवर्नमेंट का बहुत सारा पोर्टल, ऑब्वियसली। तो यहाँ पे आपका जो है, आप जैसे उसको खोलोगे तो उसमें बहुत सारी चीजें चलती है, वो फालतू का इंटरनेट खर्च करते रहता है बैठ के। ठीक है, स्टॉक प्राइस दिखाते रहेगा, नीचे में साइड में वेदर कंडीशन दिखाएगा, बहुत सारा न्यूज आते रहता है। तो वो क्या, वो एक पोर्टल है। गवर्नमेंट ने बहुत सारे पोर्टल बना के रखे हैं। अलग-अलग सेक्टर का सबका पोर्टल, गवर्नमेंट ने भी अपने क्या कर रखे हैं, पोर्टल्स बना रखे हैं। तो पोर्टल्स में आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन जहाँ पे मिल रही है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, पोर्टल। या कंपनीज भी अपना पोर्टल बना के रखती, एम्प्लॉइज पोर्टल, वो एम्प्लॉइज उनके यूज करते हैं अपने इंफॉर्मेशन के, अपने मैनेजमेंट के लिए। स्टूडेंट्स होता है, स्टूडेंट्स कॉलेजेस वगैरह बनाती हैं,
ठीक है, एलएमएस बनाते हैं, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, उसमें भी एक पोर्टल होगा जिसपे पूरा इन्फॉर्मेशन जो है बताया जाएगा, अच्छा भाई कब एग्जाम है क्या है, वो सारा जो है एलएमएस के टर्म्स में रहेगा। तो पोर्टल जो है कई तरीके से बनाए जा सकते हैं इंटरनेट के रूप में। आपका जो आप यूज कर रहे हो एक्सटेंशन वगैरह, ये भी पोर्टल है। गूगल क्रोम यूज करो, माइक्रोसॉफ्ट एज यूज करो, गवर्नमेंट के बनाते हैं, कंपनीज बनाती हैं, कॉलेजेस बनाते हैं, सब लोग अपने हिसाब से पोर्टल्स बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। If a domain name ends with .edu, .us, so काम आसान है, ऑप्शन डी। edu ऑब्वियसली एजुकेशन के लिए है डोमेन नेम, और जो आपका यूएस दिख रहा है तो यूएसए के लिए ही है। जैसे आपको इंडिया का दिखता है gov.in, नहीं तो .gov.in यूज करते हैं हम लोग, तो वो क्या है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन उसको यूज करेगी, एंड .in मतलब वो इंडिया के लिए, इंडिया के लिए है। .com है ही नीचे। फिर जो फॉलोइंग इज अ वैलिड डोमेन नेम एक्सटेंशन, चारों तीनों है, ठीक है। तो .com, .gov और .net, नेट जो है जनरली नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर्स वगैरह यूज करते हैं, सर्विसेज जो प्रोवाइड कराते हैं वो यूज करते हैं .net का, ठीक है। gov तो क्लियर है। .com कोई भी कमर्शियल जो होगा एस्टेब्लिशमेंट होगा, दैट विल यूज, दे विल यूज द .com, ठीक है। इंडिया का तो gov.in आज की डेट में है ही। क्वेश्चन नंबर 16। हाँ जी, तो इसमें मोबाइल में आ जाता है, कोई डेटा कैचे और हाँ, कुकी, कैचे और कुकीज, कुकीज क्या करती है, आपके डेटा को शॉर्ट टाइम के लिए अपने पास मेमोरी में सेव कर लेती है, ताकि आपको एक्सेस करना तो दोबारा से उस पेज पे ना जाना पड़े, दैट इज द कुकीज, ठीक है। हाँ जी, कौन है इसमें आंसर 16 नंबर? बुकमार्क सबसे सिंपली आता है ना, कोई ऑन ऑथराइज साइट भी विजिट करो, बोलेगा ऐड इट टू योर बुकमार्क, ठीक है, ताकि इजी एक्सेस हो अगली बार में। तो बुकमार्क क्या होता है, गूगल क्रोम, गूगल पेज अपना खोलो, उसमें नीचे में देखोगे 3-4 आपके साइट्स डायरेक्टेड होंगे, ठीक है, क्रोम में। हाँ हाँ, वही मेन होम पेज उसका खोलोगे जैसे ही आपको दिख जाएगा 3-4 नीचे में वेबसाइट्स के लिंक डायरेक्टली होगा, आपका मेल का हो सकता है, जो जिसको भी आप फ्रीक्वेंटली एक्सेस करते होगे वो आपको दिख जाएगा, उसी को हम लोग कहते हैं बुकमार्क। वर्ल्ड वाइड वेब हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये आपको कनेक्शन देने के लिए इसी का ही यूज होता है। एसएमटीपी किस लिए था बताया, अभी बताया आपको। एसएमटीपी हाँ किसके लिए था, अभी बताया आपको। एसएमटीपी जो है ये आपको मेल ट्रांसफरिंग के लिए यूज होता है, ठीक है। इसके अलावा स्लिप, स्लिप अब यूज नहीं होता है, पहले यूज होता था, ठीक है। अब जो ये जो आप डायल अप कनेक्शन करते थे ना पहले, उसमें स्लिप आता था, अब नहीं आता, तो अब ये अपडेटेड हो चुका है। अब कोई डायल अप कनेक्शन यूज करता होगा तो अलग बात है। यूआरएल, ठीक है, दिस इज यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ये आपका एड्रेस की तरह, एड्रेस जो है वो उसको यूआरएल हम लोग कहेंगे। अरे बाप, हाँ चला गया। Which company has acquired the Signal River messaging application? Wicker application, किसी ने सुना है नाम? किस कंपनी का था बताओ? या चलो ये तो नहीं था किस कंपनी का, ये पूछा इसने किसने इसको एक्वायर किया है। विकर किसी बहुत फेमस का नहीं था, अमेजन ने इसको एक्वायर किया था बाद में, ठीक है। अब ये करंट उस समय का, उस साल के लिए करंट न्यूज रहा होगा, अब इसकी ये नहीं है। और इस तरीके के सवाल अमेजन यूज करते हैं, अमेजन जो वेब सर्विसेज है ना AWS, वो इसको यूज करता है विकर को, ठीक है। विकर अब ये इसको ये नहीं करते एक्चुअली, काफी सिक्योर प्रोटोकॉल, काफी सिक्योर इसका सर्विस था विकर का, तो अमेजन ने इसको जो है आपको ये कर लिया, ठीक है। पुराना पहला ई कॉमर्स ना, ई कॉमर्स के लिए है, ठीक है। एफटीपी ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये हमने चर्चा कर ली है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल की। एसएमपीएस, एसएमपीएस यूज किया है, स्विच ऑन या ऑफ करके
ना बाबा, हाँ वो कह सकते हो डायरेक्टली इसको। ये वाला सिस्टम यूज किया पुराना वाला, जो वो सीपीयू अलग से होता था बड़ा सा कैबिनेट में, उसके ऊपर में देखना जहां से करंट का कनेक्शन दिया जाता था वो कनेक्शन एसएमपीएस का होता था। हाँ हाँ, नहीं नहीं स्टार्ट मोड नहीं है, स्विच मोड पावर सप्लाई है वो। ठीक है, स्विच मोड पावर सप्लाई एक्चुअली होता ये था कि आप पुराने कंप्यूटर जो मान लो एसी या डीसी के कन्वर्जन का काम करता था, ठीक है, जो रिक्वायरमेंट होगी सिस्टम की उसको पूरा करने के लिए जो फ्रीक्वेंसी आपको करंट की आ रही है, जो वोल्टेज आ रहा है, और सिस्टम की रिक्वायरमेंट कुछ और होगी, तो उसको उस फॉर्म में चेंज करने का जो काम करना था, जो कम वोल्टेज को कंट्रोल करता था वो तो इन्वर्टर यूपीएस तो बैटरी स्टोरेज का काम करता था, वो बैटरी स्टोरेज का काम, मतलब वोल्टेज कंट्रोल यूपीएस नहीं करता। ठीक है, हाँ सर, वोल्टेज में यूपीएस देखो, यूपीएस का बेसिक जो काम था ना, वो तो बैटरी करता है, बैटरी स्टोरेज का काम था, वोल्टेज को भी कंट्रोल करता है। वो मेजर वो काम आपके एसएमपीएस का होता था। हाँ, एसएमपीएस जो कैबिनेट में आप देखोगे ऊपर में लगा रहेगा छोटा सा ऐसे डब्बे टाइप का दिखता था, दैट वाज द एसएमपीएस। ठीक है, उसका बेसिक जो काम था ना, उसका बेसिक काम था आपके एनालॉग जो आपका सिग्नल आ रहा है, एसी करंट आ रहा था, उसको डीसी में चेंज करना और कंपोनेंट्स के रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको बैलेंस करके पहुंचाना, ताकि जो फ्लिकरिंग हो रही है वो फ्लिकरिंग उसको ना फील हो। तो वो काम जो है वो एसएमपीएस कर रहा है, इसलिए मैं बोला वोल्टेज रेगुलेशन का काम एसएमपीएस कर रहा है। ठीक है, वो आपका जो यूपीएस है वो उसके काम करने का तरीका दूसरा है। ठीक है, इट्स लाइक आवर इन्वर्टर। ठीक है, कि अगर वोल्टेज एकदम कम मिल रहा है तो ये ज्यादा सप्लाई बढ़ा के देगा, फिर एसएमपीएस के पास करंट जाएगा, बट एसएमपीएस इज द डिवाइस जो कि बैलेंस करके कंप्यूटर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से जितना चाहिए होगा उसको देने का काम जो है एसएमपीएस का, और इसीलिए सबसे ज्यादा खराब भी एसएमपीएस होता था। पुराने वाले सीपीयू ने जिसने यूज किया उससे पूछा कि सबसे जल्दी कौन सा पार्ट खराब होता था, दे विल टेक एसएमपीएस, हर 3 महीने पे जो है उसको आप बदलते रहिए। वही होता ही था, वो खराब होगा। जहां आपके यहाँ घर का बिजली आपके यहाँ ठीक नहीं है, थोड़ा भी गड़बड़ रहता है, एसएमपीएस आपका मारेगा, उड़ाएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखेंगे। स्विच मोड पावर सप्लाई। ठीक है, चलो डक डक गो यूज किया है? डक डक गो नहीं देखा? सर्च मार कर देख लो। ठीक है, दिस इज अ सर्च इंजन। इसका सबसे बड़ा खासियत जो है ना डक डक गो का, ये आपका कोई भी डेटा स्टोर नहीं करता। ठीक है, तो आपकी प्राइवेसी 100% मेंटेन करता है, तो जिसको भी इलिसिट काम करने होते हैं, ठीक है, तो वो लोग डक डक गो का यूज कर सकते हैं। आप इसका गलत फायदा ना उठाएं। वो तो टॉर है, डार्कवेब तो टॉर से यूज करते हो, वो भी उसका खैर दूसरे तरीके से उसका काम करता है। डक डक गो का जो बेसिक आइडिया, इसको नॉर्मली यूज करते हैं, दिस इज नॉट इलीगल टू यूज, और आप इसको कर सकते हैं। द ओनली थिंग इज कि ये आपके प्राइवेसी को बहुत ज्यादा प्रेफरेंस देता है, ये आपका कोई भी इंफॉर्मेशन स्टोर नहीं करेगा, कोई से एक्सेस करेगा, इट्स नॉट पॉसिबल कि आपका वो ले सके। ठीक है, तो आपका आपने क्या सर्च करा है, क्या सब, वो सारा चीजें जो है वो पर्सनल रहती है, वो कोई भी वो स्टोर नहीं करता है डेटा को। ठीक है, चलो देख लेना डक डक गो कैसा है। इसका अच्छा दिखता है, इसका मतलब जो लोगो है वो अच्छा दिखता है, इंटरफेस भी ठीक ठाक है। इंटरफेस इसका जो अब तो जैसे यूसी ब्राउजर था, तो अब तो दिखता ही नहीं, अब तो उसको बैन कर दिया आप लोग, उन्होंने, गवर्नमेंट ने। आ जाता है मिलता है, इंस्टॉल हो जाता पहले बहुत पहले बहुत चला था। नहीं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सर्च इंजन? अरे तुम मार दो कि सर मेरा ये है, गलत होगा सही होगा, तुम मुझे से पूछने लग रहे हो ये है क्या? नॉट अ सर्च इंजन, ऑर्कुट, फेसबुक का पुराना भाई। ठीक है, हम लोग जब स्कूल में थे, 9th-10th में थे, तो उस समय ऑर्कुट, फेसबुक नया नया बहुत ये नहीं चला था उस समय, बहुत लोग फेसबुक उस समय ऑर्कुट यूज करते थे। ठीक है, तो हम लोग जो है 10 रुपए देके साइबर कैफे में आधे घंटे और ऑर्कुट चलाते थे। तो मतलब ऐसा ही था, फेसबुक जैसा ही था, बट उसके इंटरफेस वगैरह इतने अच्छे नहीं थे, बट ऑर्कुट यही होता था। तो देख लेना, आई डोंट थिंक एक्टिव है कि नहीं, मैंने चेक भी नहीं किया है।
तो फेसबुक जैसा ही था ये। पुराना मूवी का नाम लिखा है। हाँ हाँ हाँ, पुराने मूवीज में भी मिल जाएगा आपको ऑर्कुट वगैरह का नाम। ठीक है, तो ये इसी तरीके से आपका सोशल वेबसाइट ही था जो काम करता था। बाकी तो गूगल, अल्टा विस्टा, साइंस डायरेक्ट, ये सारे के सारे जो है आपको सर्च इंजन ही है। चलो, बिंग रोज यूज करते होगे, रोज तुमने वेबसाइट पर और देखा होगा। ठीक है, तो बिंग जो है, बिंग इज द माइक्रोसॉफ्ट का ये आपका वेब ब्राउजर है, वेब सर्च इंजन है। अच्छा देखो, यहाँ से एक तो तरीका ये हो गया, दूसरा तरीका ये हो सकता है इसको बनाने का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सर्च इंजन, ऐसे भी क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, तो इनमें से कौन सा जो है वो सर्च इंजन है, ये बड़ा क्वेश्चन बनाने का तरीका हो सकता है करके। हाँ ठीक है, तो याहू इसमें से माइक्रोसॉफ्ट अपने आप में कोई सर्च इंजन नहीं है। ठीक है, अल्फाबेट इनकॉर्पोरेशन अगेन दिस इज नॉट एनी सर्च इंजन। हाँ जी, गूगल का पेरेंट कंपनी है। अमेजन अगेन अगेन कंपनी है, यहाँ पे ये कोई सर्च इंजन नहीं है। सर्च इंजन इसमें आपको याहू दिख रहा है और बिंग दिख रहा है। ठीक है, बिंग माइक्रोसॉफ्ट का सर्च इंजन है, याहू का भी अपना सर्च इंजन इन्होंने नेम वगैरह चेंज किया शायद, अभी नहीं, याहू के नाम से ही चलता है वो। कहाँ चला जा रहा है? विच वेब ब्राउजर वॉज डेवलप्ड बाई गूगल? आसान, ठीक है। बाकी देख लो, बाकी कौन से किसके हैं? इंटरनेट एक्सप्लोरर माइक्रोसॉफ्ट का है बाबा। हाँ, अब नए वाले में बिंग ही आ रहे हैं सारे। फायरफॉक्स, सफारी, ऐसा मुझे लगा सफारी बोलना टाटा का है। ठीक है, सफारी जो था ये आपका ये का, देखो मैं फिर भूल गया, एप्पल का है। फायरफॉक्स जो है मोजिला का हुआ करता था। ठीक है, मोजिला फायरफॉक्स। ठीक है, मल्टीमीडिया कैन कंटेन, अरे बाबा ऑप्शन एक ही मारोगे ना। सारा चीज क्या करूं मैं? ठीक है, मल्टीमीडिया नाम में ही दिख रहा है, नहीं भी पता वो मल्टी है और मीडिया है। ठीक है, तो मल्टीपल मीडियम्स की बात कर रहे हैं वो। ठीक है, सारी चीजें आपको चला जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ वेब ब्राउजर? ओपेरा, ओपेरा यूज किया? ओपेरा में नहीं चल रहा, काफी फेमस चला। मोजिला फायरफॉक्स अगेन काफी फेमस है। ठीक है, विवोल्डी भी है। ठीक है, वो भी है आपका एक वेब ब्राउजर है, सर्च खोल के देख लो। नहीं अरे बाबा, गूगल एप्स, गूगल एप्स वेब ब्राउजर है। हाँ, तुमने डाउनलोड करके सोच लिया। अरे बाबा, गूगल गूगल एप्स कोई वेब ब्राउजर नहीं है ना, ये टर्म अपने आप में ये नहीं है। ठीक है। ऐसी छोटी छोटी गलतियां देखो एग्जाम में भी हो जाएंगी, तुम्हें लगेगा अरे ये तो मुझे आता है एकदम आसानी से, तो बहुत इजी भी नहीं लेना, थोड़ा क्वेश्चन शांति से पढ़ना, कभी भी क्वेश्चन पढ़ो तो शांति से पढ़ो। ठीक है, चलो खत्म नहीं है, और 2-3 है। द यूज ऑफ कंप्यूटर इन गवर्नेंस, क्या सवाल है ये? ठीक है, अब ये अधूरा सवाल है एक्चुअली, इसको सही से फ्रेम नहीं किया गया इस क्वेश्चन को। अब के जमाने में केवल यूज ऑफ कंप्यूटर्स विल नॉट बी कॉल्ड ई गवर्नेंस। ठीक है, साइट के पीछे तो मतलब जो भी रहता है पोर्टल, उसमें ई गवर्नेंस लिखा है, कोई भी सरकारी साइट रहता है। अरे सुन लो बाबा, मैं क्या तुम्हें समझा रहा हूँ। मैंने ये कहा यूज ऑफ कंप्यूटर सिंपली, अगर आज डेट में कोई कहे कि क्या वो ई गवर्नेंस है, तो नो इट्स नॉट ई गवर्नेंस। रीजन इज, मैं अपने बैंक में आपके केवल अकाउंट मेंटेन करने के लिए कंप्यूटर का यूज करूं, ठीक है, वहां पे सर्विसेज ना मिले आपको इंटरनेट से जुड़ी हुई, तो क्या आप उसको कहोगे कि वो ई गवर्नेंस है? क्योंकि आप जस्ट कंपेयर करो 2014 के पहले, कंप्यूटर तो सारे सिस्टम सब हर ऑफिस में हुआ करता था, हर ऑफिस में आपका रिकॉर्ड मेंटेन होता था, लेकिन क्या आपको सर्विसेज मिलती थी डायरेक्टली? यानी कि आप आज के डेट में ई गवर्नेंस आप कैसे कह रहे हो कि भाई आपको जो भी चीज चाहिए होगा, आपको ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है, आप इंटरनेट से उसको रन करा रहे हो। जैसे बैंकिंग, जस्ट इमेजिन करो कि बैंक हो और बैंक आपको ऑनलाइन ऑपरेट ना करने दे, ऑनलाइन बैंकिंग की सुविधा ना दे, केवल और केवल आपको ब्रांच में जाकर विजिट करना, वो 500 कंप्यूटर लगा के रखें,
तो क्या आप उसको ई बैंकिंग कहोगे? जब तक वो मेरा सुविधा मेरे घर पे नहीं पहुंचा देता तब वो बिल्कुल, यानी आपको थ्रू द कंप्यूटर्स एंड इंटरनेट ये सर्विसेज आपको होम तक पहुंच सकती हैं, या आप इसको एक्सेस कर सकते हो जहां से चाहो वहां से। दैट इज द आइडिया बिहाइंड ई गवर्नेंस। केवल ओनली यूज ऑफ द कंप्यूटर इज ई गवर्नेंस? नो। अगर आपको कभी क्वेश्चन फ्रेम करना होगा, यू कैन फ्रेम लाइक दैट। ओनली यूज ऑफ कंप्यूटर्स ई गवर्नेंस, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ ई गवर्नेंस? ऑप्शन 1 2 3 4। बात समझ में आ रही है? तो ई गवर्नेंस का मतलब है कि आपको वो सुविधाएं मिले, केवल सिस्टम का होना अपने आप में इनफ नहीं है ई गवर्नेंस के। ये तो बहुत पहले से चलता है, 90 से जब से कंप्यूटर्स आए तो बड़े बड़े कम से कम ऑर्गेनाइजेशन में चल रहा था। डिजिटल कॉन्टेस्ट में बोलना चाह रहा है कि जैसे ई गवर्नमेंट को भी साइट है ना, जैसे ओबीसी के लिए हम लोग अप्लाई करना है, ठीक है, घर ही बैठे या मोबाइल से ही हम लोग अप्लाई कर देते हैं गवर्नमेंट के साइट। इस कॉन्टेस्ट में करना चाह रहे हैं। ये मैं कहना चाह रहा हूँ, ये नहीं कहना चाह रहा है। इसने केवल कह दिया द यूज ऑफ कंप्यूटर्स। जैसे गवर्नमेंट बोल रहा है, हाँ, तो यूज ऑफ कंप्यूटर्स इन गवर्नेंस, तो गवर्नमेंट ऑफिस यही हो गया, सरकार यूज करता है। तो वही तो मैंने आपको एग्जांपल दिया कि आप जाते थे वेबसाइट ओबीसी सर्टिफिकेट बनवाने के लिए, लेकिन वो ओबीसी सर्टिफिकेट आप खुद से नहीं अप्लाई कर सकते थे। आपको गवर्नमेंट ऑफिस में जाते, आप अपना फॉर्म भर के डालते थे और वो फॉर्म का डेटा वो अपने सिस्टम में फीड करता था, ठीक है, फीड कर लेता था और उसके बाद आपको जो बनाना होता बना के देता था। क्या आप उसको ई गवर्नेंस कहेंगे? मेरा सवाल सिंपल सा है। जस्ट इमेजिन करो दो कंडीशन। एक कंडीशन आज है कि मैं अपने मोबाइल से बैठ के फिल कर लेता हूं मुझे जो भी डॉक्यूमेंट बनवाना है। दूसरा कंडीशन कि मुझे पहले वो डेटा एक फॉर्म पे फिल करके मैं गवर्नमेंट के ऑफिस में जाता था, गवर्नमेंट ऑफिस वाला मेरा फॉर्म लेता था और उस फॉर्म का जो डेटा होता था वो अपने कंप्यूटर में फीड करता था। आप किसको ई गवर्नेंस कहेंगे? इसको कहेंगे तो हम उससे कर लेंगे। क्या पहले दूसरे वाला जो केस है उसको आप ई गवर्नेंस कहेंगे? दैट इज नॉट ई गवर्नेंस। अरे तो वही तो मैं तुम्हें समझा रहा हूं, वही तो मैं समझा रहा हूं कि जो पहला केस है दैट इज नॉट द केस ऑफ ई गवर्नेंस, उसको ई गवर्नेंस नहीं बोलते हैं। दैट इज सिंपली द डिजिटलाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट, डिजिटलाइजेशन ऑफ ऑफिस, डिजिटलाइजेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बट दैट इज नॉट ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस जब तक आपकी वो सुविधाएं इंटरनेट के थ्रू एट माई ईज नहीं मिल रही है, दैट इज नॉट ई गवर्नेंस। ठीक है, ये टर्म क्लियर रखना, इसलिए मैंने मुझे पता था यहाँ पे फंसेंगे हम लोग थोड़ा सा। ये डिस्कशन क्लियर, केवल यूज ऑफ कंप्यूटर्स इन गवर्नेंस नो। ठीक है ठीक है ठीक है। नहीं देखो, मैं तुम्हारा डाउट समझ रहा हूँ। आपका कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडियम का हम यूज करके जब गवर्नेंस कर रहे हैं, इसने सवाल में क्या पूछा है? टर्म है बहुत ही वाइड। ई गवर्नेंस बड़ा टर्म है, आप केवल कंप्यूटर्स इन गवर्नेंस को बोल रहे हो तो दैट इज नॉट ई गवर्नेंस। ठीक है, कंप्यूटर्स इन गवर्नेंस एक हिस्सा हो सकता है गवर्नेंस का, ठीक है, क्योंकि बिना कंप्यूटर्स का यूज किया आप इसको कर नहीं पाओगे। दैट्स द बेसिक आइडिया। ठीक है, हाँ, वो एग्जांपल ऑब्वियसली गवर्नेंस का है, वो ऑब्वियसली जैसे मैं पहले बता रहा हूँ, टिकट काटते थे हम लोग, रेलवे स्टेशन पे आते थे, हम जब खुद से नहीं काट सकते थे, केवल वही काटते, तो क्या हम उसको ई गवर्नेंस बोलेंगे या ई टिकटिंग कहते हैं उसको? साइट से, गवर्नमेंट के साइट से हम खुद काट लेते तभी कहेंगे ना। जब हम उसको खुद काट ना सके, जहां से चाहे वहां से काट, तब हमने बोला कि ये ई टिकट है। लेकिन वो जब काटते थे वो तो उनका तो कंप्यूटर कनेक्टेड होता था, वो पूरे रेलवे के कंप्यूटर एक साथ कनेक्टेड होते थे, लेकिन क्या आप उससे जो टिकट निकलता था उसको ई टिकट बोलते थे? नहीं बोला जाता था, उसको काउंटर टिकट ही बोला जाता था। ठीक है, चलो, सर्विस ऑफ द इंटरनेट दैट प्रोवाइड्स ऑडियो एंड वीडियो, ये तो मतलब क्या ही सवाल है। वीडियो चैट क्यों नहीं? जो कॉन्फ्रेंस में बात करें, तो वीडियो चैट में क्या करोगे? अरे वीडियो चैट, अच्छा चलो, चैट और ईमेल को लेकर तो कोई समस्या नहीं है ना, वो तो नहीं है, आज के डेट में सबको क्लियर है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एंड वीडियो चैट में झमेला फंसा है। चैट मतलब लिखना होता है, लेकिन फिर वीडियो है ना वहां पे, वीडियो में चैट, इसका मतलब क्या होता है? बोल भी रहे हो। चैटिंग का सिंपल सब वर्ड मतलब क्या होता है? बात करना। और वीडियो चैट है तो उसका मतलब क्या होगा? नहीं, हमें ऑप्शन बताना है तुम्हें, हो नहीं गया है, मैंने ये नहीं कहा, यही तो सवाल है ना। तो यही मेरा सवाल है कि अब इस ऑप्शन सी और ऑप्शन डी में मैंने आपको डबल एलिमिनेशन दिया, दो ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए। देखो, जब भी हम दो लोगों के बीच की बात करेंगे तो हम उसको चैट टर्म यूज करते हैं, वीडियो चैट यूज करते हैं, लेकिन जब दो से ज्यादा लोग हो जाएंगे हम लोग उसको कॉन्फ्रेंसिंग यूज करेंगे।
ठीक है, कॉन्फ्रेंस में लेके चलेंगे। हाँ यहाँ पे आप इसको क्या, आप इसके हिसाब से ऑप्शन क्या जाएगा, दैट विल बी द वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। ये इसने लिमिट नहीं लगा, इससे यानी वीडियो चैट इज अ टाइप ऑफ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जहां पे हम कम लोगों के बीच में बात कर रहे होते हैं। ठीक है, आंसर क्लियर हुआ क्यों वीडियो कॉन्फ्रेंस होगा नॉट चैट। ऑप्शन 30, which what kind of digital files can be attached to the email? आज के डेट में सब अटैच होता है, पहले नहीं होता था। ठीक है, तो जब आया होगा पता नहीं तब क्या होगा, आज तो ऑल ऑफ दी चलता है। तो ये थी आपकी कहानी इसके ये की। इसके बाद हम लोग जनरल साइंस अपना स्टार्ट कर देंगे। हाँ कर देता हूँ। अब आसान आसान वाले सवाल आएंगे, मुश्किल वाला पोर्शन जो था वो खत्म हो चुका है आपका। अब यहाँ पे मैं ये एक्सपेक्ट करूंगा कि सब लोग आप इसका आंसर देते चले जाएं। मुझे मुझे हाँ विदाउट ऑप्शन, मुझे ज्यादा मेहनत करने की जरूरत ना पड़े इस वाले लेक्चर में। हाँ हाँ तो क्या दिक्कत है। अरे जनरल फिजिक्स है बाबा, 9-10 तक होगा और क्या ही होगा। बाकी तो पोर्शन हो गया फिजिक्स में, थोड़ी जो क्वांटम और ये सब करा लिया हमने। ठीक है, बाकी कुछ क्लासेस में देख लेंगे उसको। अब यहाँ से मेरा सब खत्म हो जाएगा। ठीक है, सो हाँ जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी, मोमेंटम, प्रेशर, एनर्जी, वर्क। अरे बाप। सो पहली चीज वेक्टर कहते किसको है? जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी, उसको कहते हैं। इलेक्ट्रिसिटी क्या है? इलेक्ट्रिसिटी में डायरेक्शन है कि नहीं? जरूरी थोड़ी ना सर। हाँ जी बताओ बताओ, सोच के बताओ। कहीं भी जा सकते हैं। वैसे उसका डायरेक्शन नहीं होता सर, बोल लगाते हैं उसको दो पार्ट में तोड़ते हैं तो वो दोनों तरफ से जाएगा। वही अरे सीधा के पॉइंट पे आते हैं, क्या उसका डायरेक्शन जरूरी है? वेक्टर वेक्टर जब हम कहते हैं तो वेक्टर में 3 कंडीशन फुलफिल होने चाहिए। एक तो उसके पास मैग्नीट्यूड हो, दूसरा डायरेक्शन हो, और वो कुछ फंडामेंटल फिजिकल लॉज को फॉलो करना चाहिए। जैसे एक सबसे बेसिक फंडामेंटल फिजिकल लॉ अगर आपने फिजिक्स पढ़ी होगी तो इसको हम लोग कहते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन या पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन, उसको फॉलो करना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो ये केवल और केवल डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की चर्चा कर रहे हैं हम लोग। तो डिस्प्लेसमेंट होगा तो लेट सपोज कि यहां से मैं 4 मीटर गया और यहां से मैं 3 मीटर गया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, मेरा फाइनल डिस्प्लेसमेंट ए और बी के बीच का कितना हो जाएगा, दैट विल बी 5, सिंपली 5। तो ये क्या है, इसी को बोलते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। ठीक है, ये 90 डिग्री है, कोई और भी एंगल होता है एंगल के हिसाब से आप उसको निकालते हैं, या पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन के हिसाब से निकालते हैं। लेकिन करंट में ऐसा नहीं होगा। ठीक है, करंट जो है ए टू बी, यहां तो इसके पास डायरेक्शन है, या चलो ए बी ए सी बी था ना, ए टू सी मान लो कि 3 यूनिट गया, यहां से जाके वो 3 यूनिट ही जा पाएगा, बढ़ नहीं पाएगा अगर आपने कोई और कनेक्शन नहीं दिया है। और आप इसको ऐसा नहीं बोलोगे कि मैं यहां से इसको जोड़ दूंगा तो इट विल गिव मी 5 यूनिट, ऐसा कुछ नहीं होता करंट में। इसीलिए करंट जो है, डायरेक्शन आपको लगेगा कि हाँ वायर के हिसाब से डायरेक्शन चल रहा है, बट ये जो है वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, क्योंकि वो डायरेक्शन वायर का है, वो डायरेक्टर वायर का है, ये ट्रायंगल लॉ को फुलफिल नहीं करा। ठीक है, सो दैट्स द बेसिक आइडिया जो है आपका, ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। हाँ जी, इसमें से कौन सा जो है नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी? सिंपल, वॉल्यूम में। ठीक है, क्यूबिक मीटर या 1 लीटर, तो 1 लीटर पूरब में। ठीक है, ऐसा 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 कोई यूनिट आपका नहीं हो सकता है। तो सिंपल सा सवाल है ये, देखो इसमें सवाल ऐसे ही आते हैं। जी जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी? फिर से, टाइम, स्पीड, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस।
अभी बात हमने करी ना डिस्प्लेसमेंट की, ठीक है। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच का स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। और डिस्टेंस जो है आप जितना कवर करोगे, जितना घूम घुमा के जाओगे, दैट इज द डिस्टेंस। तो ठीक है, सेम चीज है बट वेक्टर है वो। बताओ बताओ, मुझसे पूछो मत, बताओ मुझे है कि नहीं है, ठीक है। मैं तो बताऊंगा ही लास्ट में कि है कि नहीं है, आप मुझे बताओ। प्रेशर क्या है? हाँ हाँ सही है भाई, फोर्स पर यूनिट। फोर्स में, फोर्स खुद एक वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है। तो फोर्स पर यूनिट एरिया करोगे तो ऑब्वियसली एक वेक्टर है, नीचे में वहां पे एक स्केलर क्वांटिटी से आपने डिवाइड किया तो खत्म हो गया। तो यहाँ पे आप क्या हो जाएगा, नन ऑफ द अबव स्केलर क्वांटिटी। फोर्स भी वेक्टर है, प्रेशर भी है, दाब किस डायरेक्शन में लग रहा है उसको डेफिनेटली आपको आएगा। हाँ जी। Which of the following is a fundamental physical quantity? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होता क्या है? बल। हाँ, वो सिंपल यूनिट है अपने आप में, वो यूनिट है, वो किसी और यूनिट से डिराइव नहीं होते हैं। तो जिसको हम लोग कहते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। इसमें से जो है इलेक्ट्रिक करंट जो है वो फंडामेंटल आपका है। फोर्स जो है, हाँ तो फोर्स, हाँ फोर्स किससे, फोर्स का न्यूटन। तो फोर्स जो है, फोर्स कैसे आप निकालते हो, इनटू मास इनटू एक्सीलरेशन, यानी उसके लिए आप दो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज अलग उनसे कैलकुलेट करते हो आप। वेलोसिटी को फिर अगेन आपका डिस्टेंस एंड टाइम का यूज होता है यहाँ पे। इलेक्ट्रिक करंट में भी हालांकि होता है बट वहां पे जो फंडामेंटल वो अपने आप में नहीं हो। जैसे कूलम जो आपका चार्जेज है, चार्ज पर यूनिट एरिया को हम इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, बट अगेन ये कहा जाता है कि इलेक्ट्रिक करंट अपने आप में फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है। तो यहाँ पे कंफ्यूज ना होना, कूलम जब आप इलेक्ट्रिक करंट की बात करते हो तो इलेक्ट्रिक करंट को डिफाइन जरूर किया जाता है, चार्ज पर यूनिट एरिया, ठीक है। लेकिन हम लेके चलते हैं कि भाई इलेक्ट्रिक करंट अपने आप में ही ये क्या है, ये फंडामेंटल क्वांटिटी है, ठीक है। ये एग्रीड है। अगर आप इसको डिराइव करना चाहोगे तो इलेक्ट्रिक करंट को भी डिराइव कर सकते हो, ठीक है। आसान सा सवाल। यूनिट ऑफ वर्क, जूल, न्यूटन, वॉट, डाइन। और हाँ, वॉट क्या है, डाइन। डाइन भी वही इंटेंसिटी, लिमिनस इंटेंसिटी है वो। डाइन डाइन डाइन, अरे फोर्स का यूनिट है, ठीक है। अरे मैं देखना चाहता हूँ भाई, आप बोल के ऐसा नहीं है कि भूल जाते हो कि नहीं पता नहीं सही होते, ठीक है। तो फोर्स जो है वो डाइन है, जूल दैट इज द आपका वर्क का यूनिट जो है दैट इज द जूल। अच्छा, अगर मैं यहाँ से जूल हटा देता तो, इस ऑप्शन से, इन ऑप्शन से जूल हटा देता, तब क्या होता? यहाँ पे चलो जूल हटा के मैं न्यूटन, न्यूटन तो डाला हुआ है, कुछ और डाल देता जो कि नहीं है, ठीक है। हाँ, आपको वर्क का ही बताना होता। न्यूटन होता। अरे नहीं होता। अरे मैं देख रहा हूँ इतने 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 अब एक्चुअली देखो, इतने बोरिंग क्वेश्चंस मुझे लग रहे हैं ये बच्चे वाले क्वेश्चंस कि मेरा जो है चलो ठीक है।
वो शांति का होता है सर। अच्छा क्वेश्चन है ये। अरे बाप रे, ये अच्छा क्वेश्चन है, आप सोच समझ के अटेम्प्ट करो इसको। इतने में मुझे पहला अच्छा क्वेश्चन मिला। नॉट करेक्ट। पावर ऐसे होता है कि 746 और व्हाट वी गोइंग टू है ना, शक्ति का तो वॉट होगा ना सर। अरे हाँ जी, इनकरेक्ट, यहाँ पे करेक्ट आंसर डी है। सेल्सियस तापमान का वो हीट का गलती करी आपने, सेल्सियस टेम्परेचर का है। पावर का भी किलोवाट बोल केल्विन भी तो है सर, फ़ारेनहाइट नहीं, और पावर टेम्परेचर का है ना, हीट का इनमें से सेल्सियस, केल्विन, फॉरेनहाइट कोई भी आपका टेम्परेचर का नहीं है ना, ये सॉरी ये हीट का नहीं है ना। उसके लिए आप कैलोरी यूज करोगे, जूल यूज करोगे, केल्विन यूज करोगे। ठीक है, तो देखो आपकी आंखों के सामने क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन, सबको पता होते हुए आपने गलती करी यहाँ पे। ठीक है, पास्कल के हिसाब से जूल शक्ति से है। पास्कल दाब जूल इज रिलेटेड टू एनर्जी इन द सेम वे एज पास्कल इज रिलेटेड टू। ठीक है, ये लग रहा है ये का क्वेश्चन है रीजनिंग का। ठीक है, तो जूल जो है आप एनर्जी के लिए यूज करते हो, पास्कल जो है दैट इज द प्रेशर के लिए यूज करता है। कर लो जैसे, एनर्जी पास कहाँ से लाओगे फिर उसमें। चलो, which of the following quantity does not have a unit? दो तनाव आ गया सर। कहाँ दो तनाव आ गया? वो नहीं, 10 के, हाँ वो दोनों अलग अलग टाइप का है। तनाव नहीं होगा, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। स्ट्रेस नहीं होगा। हाँ, मतलब ये तो यूनिट में नहीं होगा। स्ट्रेस पक्का। अच्छा, मतलब स्ट्रेस से आप लोग समझ क्या रहे हो, मुझे ये बताओ पहले। हाँ, टेंशन वाला स्ट्रेस। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज द स्ट्रेस। देखो, फोर्स, फोर्स तो सिंपल है, इजी, सब आराम से कर लोगे। प्रेशर भी सिंपल है। स्ट्रेन क्या होता है? स्ट्रेन होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ। जब मान लो ब्रिज के निकालते हो, एक कोई लेंथ है तो उस पर फोर्स डिवाइडेड बाई जब लेंथ करते हो, दैट इज व्हाट, दैट इज द स्ट्रेन। स्ट्रेस का मतलब क्या होता है कि चेंज इन लेंथ ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। तो डेल्टा एल बाई एल करके निकालते थे, फिजिक्स में याद करो। नहीं तो जब यंग्स मॉडुलस वगैरह पढ़ते होगे, यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, ठीक है, ये सब पढ़ा है। तो यही आपका हुआ करता, तो वहां पे आप स्ट्रेस बाय स्ट्रेन यूज करते थे फॉर्मूला यंग्स मॉडुलस के लिए। तो ये जो है इसका कोई भी यूनिट नहीं, क्योंकि डेल्टा एल यहाँ से भी मीटर आएगा, यहाँ से भी मीटर आएगा, दोनों कैंसिल हो जाएगा, कोई यूनिट इसका नहीं बचेगा। ठीक है, तो अगर ना क्लियर हो तो कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स, एच सी वर्मा, चैप्टर 1 पार्ट 1। अरे दोनों सेम में होता है। देखो, एक किसी रॉड को या किसी पे भी तुम खींच रहे हो, उसको प्रेशर डाल रहे हो, तो फोर्स पर यूनिट एरिया कैलकुलेट करो या फोर्स पर यूनिट लेंथ कैलकुलेट कर रहे हो, दैट इज दिस स्ट्रेन। ठीक है, स्ट्रेस का मतलब है कि जब आपने फोर्स लगाया उसके लेंथ में कितना चेंज आया। ठीक है, दैट्स द बेसिक आइडिया कि वो स्ट्रेस। पास्कल इज ए यूनिट ऑफ मेजरिंग प्रेशर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, टेम्परेचर। हाँ जी, यूनिट ऑफ प्रेशर, क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, तो ऑप्शन ए न्यूटन स्क्वायर मीटर पर मीटर स्क्वायर। ओम मीटर बताओ तेरा, ओम मीटर है वो।
अंकित, रेसिस्टिविटी, या करेक्ट आंसर इज रेसिस्टिविटी। तो रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी में क्या फर्क था? अच्छा एक मिनट रुको 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 नहीं रुको। ओम मीटर जो है, रुक जाओ भाई, रेसिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? रो एल बाई ए, राइट। यहां पे ये जो रो है, दिस इज द रेसिस्टिविटी, यही है। तो अगर रो को कैलकुलेट करोगे, रो का यूनिट, तो ये कितना हो जाएगा? आर इंटू ए बाई एल। तो आर जो हो गया ये ओम हो गया, ये हो गया एरिया का मीटर स्क्वायर, लेंथ का हो गया मीटर, ठीक है। रेसिस्टिविटी, आई वाज इन डाउट, मैं थोड़ा सा चेक कर लूं इसको, ठीक है। तो ओम मीटर आप जो है रेसिस्टिविटी के लिए यूज करेंगे, ठीक है। अच्छा एक चीज ध्यान रखोगे, रेसिस्टिविटी जो होता है ये हर मटेरियल का फिक्स होता है, ठीक है। रेसिस्टेंस डिपेंड करेगा लेंथ पे एंड एरिया पे चेंज करता है, बट आपका जो रेसिस्टिविटी होता है अलग अलग मटेरियल का रेसिस्टिविटी अलग अलग होता है और वो फिक्स होता है, ठीक है। आप उसको कुछ भी चेंज करोगे वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। आप उसका चेंज करोगे तो उसका रेसिस्टेंस चेंज होगा, उसका साइज चेंज करोगे, लेंथ वगैरह चेंज करोगे तो उसका रेसिस्टिविटी चेंज नहीं होता है। तो ओम मीटर इज अ कांस्टेंट फॉर एवरी मटेरियल, ये टर्म ध्यान रखना। यूनिट ऑफ पावर इज वॉट है, ठीक है। न्यूट्रॉन को क्या ही, फ्रीक्वेंसी सिंपली इट विल बी द हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी सिंपली आप क्या मेजर करते हो? फ्रीक्वेंसी का बेसिक कौन डिफाइन करेगा मुझे फ्रीक्वेंसी को? हाँ हाँ जी, मैं आपसे सिंपली पूछ रहा हूँ, इंग्लिश में एक टर्म है फ्रीक्वेंसी, आप मुझे वो एक्सप्लेन कर दो, उसका मतलब क्या है? क्रेस्ट एंड ट्रफ बनता है, ठीक है। अरे तुम लोग वेवलेंथ वगैरह में चले गए, मैंने सिंपली तुमसे पूछा फ्रीक्वेंसी कितनी है। फ्रीक्वेंसी का मतलब है कोई भी चीज जब बार बार रिपीट करती है तो एक टाइम पीरियड में, गिवन टाइम पीरियड में वो कितनी बार रिपीटेशन होती है, दैट इज नोन द फ्रीक्वेंसी, ठीक है। वो वेव के जरूरी नहीं है कि वहां पे वेव हो, ठीक है। अरे मैं सुनना चाहता था भाई, और ऑप्शन मैं सबके तो सुन रहा हूँ ना, ठीक है। तो जो अब मान लो आप लोग दिन में यहाँ पे 4 बार आते हो फॉर एग्जाम्पल, तो क्या कहेंगे आपके आने की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 4 है, ठीक है। न्यूज़पेपर वाला दिन में 2 बार आता है तो बोलेंगे फ्रीक्वेंसी उसकी 2 है। देख ली, अगर मंथली की बात करेंगे तो 30 इंटू या 60 टाइम करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से फ्रीक्वेंसी किसी चीज के लिए हो सकती है, हम उसको वेवलेंथ के तौर पे ऑब्वियसली देखते हैं क्योंकि हमने वहीं से पढ़ा है, बट फ्रीक्वेंसी इज जनरल टर्म, ठीक है। फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रेन्स, अब देखो कहीं कहीं इंग्लिश में भी कई बार होता है, इंग्लिश और साइंस मिक्स मैच कर जाते हैं। फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रेन्स, स्टेशन पे ट्रेन के आने की फ्रीक्वेंसी, यानी हर 10 मिनट पे अगर ट्रेन आती है तो हम लोग बोलते हैं फ्रीक्वेंसी यहाँ पे जो है काफी हाई है ना, यानी कि ट्रेन बार बार आते रहती हैं, तो वहां पे आपको रिपीटेटिव सेम टाइप का मोशन अगर बार बार कहीं पे रिपीट हो रहा है, दैट इज नोन द फ्रीक्वेंसी। और वो एक सेकंड में एक गिवन यूनिट ऑफ टाइम में कितनी बार रिपीट हो रहा है, उसी को हम लोग फ्रीक्वेंसी कहते हैं। हाँ हाँ, वो ऑब्वियसली वही है, वो वेव फ्रीक्वेंसी है, वो वेव की फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। तो वेव में चलो वेव की चर्चा करा ही देता हूं मैं आपको थोड़ी सी, ठीक है। चलो सो यहाँ पे तो 2 टर्म आपको बताने हैं, एक है ऑप्शन ए, दूसरा है ऑप्शन बी। मतलब ए और बी, ए को क्या कहते हैं और बी को क्या कहते हैं। अगर एक वेव गिवन है इस तरीके से, उसमें जो उसकी हाइट है, जो मीडियन लेवल है उससे ऊपर ही उसकी हाइट है, उसकी डेप्थ, मान लो दोनों ही बराबर चीजें, ये भी ए ही आएगा, इसको क्या कहते हैं?
नहीं नहीं, वो तो क्रेस्ट एंड ट्रफ उसका शेप है ना, उस यूनिट को, वो उसका जो मैग्नीट्यूड होगा कि कितना ऊपर गया, हाँ, दैट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव। ठीक है, तो ध्यान रखना, ये टर्म आपसे पूछ सकता है कि भाई एक ये वेव है, उसमें उस नंबर को क्या कहते हैं, बी को, दैट इज नोन एज वेवलेंथ। और फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि ये वेव एक सेकेंड में कितने टाइम ये वाइब्रेट कर सकता है, कितने बार ये क्रेस्ट पे जाएगा ट्रफ और पूरा करेगा अपना अपना एक रोटेशन पूरा कर लेगा, तो दैट इज नोन एज द फ्रीक्वेंसी पर यूनिट। जब आप उसको मान डिवाइड कर दोगे तो आपको फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी। ठीक है, अच्छा, स्पीड क्या होता है वेव का, किसी भी स्पीड का वेव कैसे पता चलता है? अरे बताओ, उसका कोई फॉर्मूला है, पढ़ा था? याद आ रहा है? इसमें न्यू क्या है और लेमडा क्या है? लेमडा वेवलेंथ है। ठीक है, ये देखो कई बार आप ये चीजें होता है, आपका रिवाइज होता चला जाएगा, तो न्यू इंटू लेमडा यानी फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। इसीलिए जब हम लाइट पढ़ रहे थे, आपको मैं स्पेक्ट्रम बता रहा था ना, लाइट का थोड़ा बहुत बताया था हमने, तो लाइट में आपको क्या बताया था कि जब आप देखते हो यहाँ पे लाइट में, तो एक आपका विजिबल स्पेक्ट्रम है, इस विजिबल के अंदर में विबग्योर था, यहाँ पे आपका क्या था, इस साइड में आपका अगर वायलेट से आगे जाओगे तो अल्ट्रा वायलेट मिलता है, और रेड से पीछे जाओगे तो इंफ्रा रेड मिलेगा। हालांकि इसको उल्टा लिखना नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो हमने एक चर्चा करी थी ना कि जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ता है वैसे वैसे वेवलेंथ क्या होता है, कम होता है, और वेवलेंथ बढ़ेगा तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा, कम होगा। सबसे ज्यादा अगर विबग्योर में सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसका होता है? अगर विबग्योर बोल रहा हूं, ठीक है, तो इसमें अरे वेव की लंबाई दिख तो रहा है तुम्हें, अगर हिंदी नहीं पता तो ये बी देख लो। लाल का सबसे अधिक होता है और बैगनी का सबसे कम होता है। फ्रीक्वेंसी आवृत्ति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी को आवृत्ति बोलते हैं। आवृत्ति, अच्छा। हाँ, तो ध्यान रखना, विबग्योर में रेड जो है इसका वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, ठीक है, और फ्रीक्वेंसी इसका क्या होगा, सबसे कम होगा। भी का जो है इसका फ्रीक्वेंसी सबसे हाईएस्ट होगा, वेवलेंथ सबसे कम होगा। ये छोटे छोटे सवाल होगा। हाँ जी, ठीक है, चलो, एम्पियर, ये सवाल, हाँ जी, वोल्टेज का, ठीक है, रेसिस्टेंस पावर तो ठीक है, मैं वोल्टेज का पूछ रहा हूँ। अरे वोल्ट तो होता है, पोटेंशियल डिफरेंस तो वही तो वोल्टेज होता है, हम जिसको वोल्टेज कहते हैं वो होता क्या है, वो पोटेंशियल डिफरेंस है। ठीक है, अच्छा, इसमें करेक्ट आंसर दिया ही नहीं है, चलो कोई बात नहीं, मतलब उन्होंने लिस्ट नहीं दिया है नीचे में। अब बताओ किसका क्या मिलाऊं मैं? अच्छा रुको, एक एक करके बताओ। अच्छा, रुको रुको रुको, वर्क डन का, ठीक है, फोर्स का न्यूटन, एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन, अच्छा जो बच गया वो हो गया। इंपल्स को कोई डिफाइन कर पाएगा? आवेग बोलते हैं उसको, वो भी जो हम लोग कंप्यूटर में यूज करते हैं, जैसे मतलब वो अरे हॉस्पिटल में यूज होता है इंपल्स नहीं नहीं, सर वो जो लाइन हो जाता है, अरे वो पल्स है। ठीक है ठीक है ठीक है, नहीं नहीं, गुड गुड गुड, इंपल्स, अरे ये यूनिट देख के निकालो कुछ। वही तो फोर्स लग रहा है जितना 1 सेकंड एक्सेलरेशन या इसमें कितना
कितना बोला था 1 सेकंड कितना मतलब इंपल्स इस केजी पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा ना, वो तो ऑब्वियसली आ जाएगा, उसको न्यूटन को ब्रेक करोगे तो आ ही जाएगा। उसको हम डिवाइड करेंगे तो अरे ठीक है ना, यहाँ पे फोर्स है, यहाँ पे यूनिट फोर्स है और यहाँ पे सेकंड है। 5 मीटर पर सेकंड इंपल्स होता है चेंज इन मोमेंटम पर सेकंड, ठीक है, चेंज इन मोमेंटम पर सेकंड। जो हम लोग एग्जांपल देते हैं ना कैच वाला, कि हाथ पीछे करे तो आप इंपल्स को कम करते हो, या क्रिकेट में शॉट खेलते हो इतना तेज क्यों जाता है, क्योंकि उसका इंपल्स बहुत जो है तेज लगता है, उस पर आपने बहुत कम टाइम में उसकी मोमेंटम को चेंज कर दिया, उसको कहा जाता है आपको इंपल्स, ठीक है। तो एम भी माइनस एम यू बाई टी, दैट इज द इंपल्स, ठीक है। तो चेंज इन मोमेंटम, इसीलिए आपको जो है ये आपको देखने मिलेगा। व्हाट इज मेजर्ड इन क्यूसेक? पानी की वाटर क्वांटिटी ऑफ वाटर क्वांटिटी होगा सर, फ्लो क्वांटिटी पानी की शुद्धता होता है। पानी की शुद्धता, ओके। अपने अपने ऑप्शन दें, आप अपने अपने मत दें। क्वांटिटी ऑफ वाटर, क्योंकि गहराई नापना तो सीधे अपना है, प्रवाह नापना है, किलोमीटर का लगता है। इससे कम वाली और सी में हो सकता है क्या रहता है? शुद्धता। अच्छा, सब लोग शुद्धता की तरफ ही जा रहे हैं। अरे बाबा थोड़ी बुद्धि लगा लो, फिजिक्स का क्वेश्चन है, ठीक है। शुद्धता ऐसा ही नहीं, फिजिक्स का क्वेश्चन पूछा है उन्होंने। रुको आप आंसर बता, रुको आप आंसर बता दोगे, रुको। ठीक है, तो यहाँ पे क्यूसेक को जब हम बोलते हैं, सुना नहीं न्यूज वगैरह में इतना क्यूसेक पानी छोड़ा गया, क्वांटिटी हमको लगा कि उससे छोड़ा गया, वो जानते हैं, बट ये देखिए कितना छोड़ा गया, मतलब क्वांटिटी इतना क्वांटिटी छोड़ा गया, अब ये नहीं देखिए कितना। तो ये है क्यूबिक पर सेकंड। देखो यहाँ पे अगर आप बात करोगे, ये दोनों चीजों को दर्शाता है, क्वांटिटी ऑफ वाटर, दोनों आप कैलकुलेट कर सकते हैं। सिंपली हमने कैलकुलेट किया था ना कि अगर पानी इतना फ्लो होता है पर सेकंड में, फ्लो होता है इतना, तो कितना कितना अमाउंट ऑफ वाटर जा रहा है, ठीक है। तो क्यूसेक जो है यहाँ पे क्वांटिटी ऑफ वाटर को भी नापा जा सकता है, और आपको फ्लो ऑफ वाटर को भी, कितने स्पीड से पानी जा रहा है उसको भी आप नाप सकते हैं। नहीं, वो क्वांटिटी ऑफ वाटर बताओ, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कहने का मतलब वो फ्लो ऑफ वाटर को भी मेजर कर सकते हैं, क्यूसेक अगर बता रहा है तो फ्लो ऑफ वाटर को भी आप उससे कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्टली इनडायरेक्टली अगर जाओगे, मतलब डायरेक्टली जाओगे तो दैट इज द क्वांटिटी ऑफ वाटर, बट अगर इसको निकालना चाहो तो फ्लो ऑफ वाटर को भी मेजर किया जा सकता है क्यूसेक को मेजर करके, ठीक है। पता नहीं, मैंने आंसर देखा भी नहीं इसका, ये इसको अब आंसर देख के करना पड़े तो हो गया काम। हाँ जी, if the number representing volume and surface area of a cube are equal, कैसे? अच्छा, तुमने याद कर रखा है क्या बाबा? अच्छा, वही। रुको, if the number representing volume and surface area of a cube are equal, then the length of the edge of the cube in terms of the unit of measurement, यानी कि वॉल्यूम जो है a क्यूब इक्वल्स टू 6a स्क्वायर, यही है ना कुछ। if the number representing volume and surface area of a cube are equal, ठीक है, then the length of edge of the cube, तो फिर क्या बनेगा, a equals to 6 बच रहा है, नहीं सीधा, हाँ अरे तो ये कैंसल हो गया बाबा, ठीक है, तो a equals to 6 बच गया, ठीक है। तुमने कैसे याद किया, आई डोंट नो। हाँ हाँ, ठीक है, हो गया।
हाँ जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूनिट ऑफ हीट पूछ रहे हैं। तापमान का होगा ना, सेंटीग्रेड केल्विन फ़ारेनहाइट। हाँ तो वही तो डिफरेंस था ना, हमने वही बात की थी ना कि टेम्परेचर में और हीट में या एनर्जी में वो फर्क क्या है कि टेम्परेचर सेंटीग्रेड केल्विन ये सब जो है फॉरेनहाइट ये आपका टेम्परेचर बताता है, तो ऑब्वियसली ये आपका यूनिट नहीं आएगा। बाकी जो है कैलोरी, अर्ग, जूल ये सारे के सारे आपको हीट का मेजरमेंट है। किसका किसका 20 का आंसर सी है तो गलत है, नॉट द यूनिट ऑफ हीट पूछ रहे हैं बाबा, ऑप्शन ए करेक्ट जाएगा इसका। इसके जगह केल्विन भी हो जाता है या फ़ारेनहाइट। नॉट द यूनिट ऑफ हीट पूछ रहे हैं। अरे हीट और टेम्परेचर के बीच, हीट के बीच में और टेम्परेचर के बीच में फर्क क्या है? हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट ट्रांसफर फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अदर व्हेन देयर इज अ टेम्परेचर डिफरेंस। और टेम्परेचर डिफरेंस क्या है कि जब हीट ऑब्जॉर्ब करता है तो उसकी हॉटनेस कितनी है या कोल्डनेस कितना है, वो टेम्परेचर आपको वो बताता है, वो हीट नहीं बताता है। तो हीट और टेम्परेचर के बीच का ये बेसिक डिफरेंस है, ठीक है। क्या हो गया, क्या सेम? अच्छा ठीक है, हाँ ठीक है। तो ये इसका जो ऑप्शन है दैट इज अ सेंटीग्रेड, ये सेंटीग्रेड जो है टेम्परेचर का मेजर है ना कि हीट का। बाकी जो है ये तीनों कैलोरी, अर्ग और जूल, ये तीनों के तीनों हीट का मेजरमेंट है या एनर्जी का भी मेजरमेंट आप बोल सकते हो इनको, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूनिट ऑफ हीट, उल्टा कर दिया इन्होंने। तो कैलोरी, किलो कैलोरी में कोई दिक्कत ही नहीं है, किलो जूल दिख ही रहा है। इसके बाद बच गया वॉट, तो वॉट जो है ये शक्ति का बनेगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, इसके बाद का जो होगा तो इजी इजी क्वेश्चन, एक एक दिन में 40-40, 50-50 क्वेश्चन जो है तो ये खत्म हो जाएगा आपका। खींचने का क्या है, इसमें तो चलता ही रहेगा आराम आराम से, ठीक है। अभी थोड़ा इजी लग रहा है, ये यूनिट एंड मेजरमेंट थोड़ा था, बाद में थोड़ा केमिस्ट्री वगैरह आएगा तो थोड़ा परेशान करेगा। नहीं आपके लिए चलो ठीक है। इस हाँ जी, बंद करते हैं इसको।